हेलो नमस्कार, स्वागत है बेटा आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने परिवार जीएस नीट पे। तो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने आपको लॉन्चिंग के टाइम में बताया था बेटा, एक बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और जिस बैच का नाम है आगाज बैच। जो बच्चा प्योर हिंदी मीडियम का कंटेंट देख रहा है, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होता है बेटा, हिंदी मीडियम का बच्चा ना वो बहुत स्ट्रगल करता है एक अच्छे कंटेंट को पाने के लिए। तो अब आपको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। अब आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार सा कंटेंट लेके आगाज बैच में जीएस नीट की टीम आपके साथ हाजिर हो गई है, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट के दो दो फैकल्टी मिलने वाले हैं, ताकि आपका सिलेबस पैरेलल में लगातार चलता रहे। लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, कंटेंट आपको दोनों मिलेंगे। टेस्ट सीरीज प्रॉपर मिलेंगी आपको बेटा, पीपीपीज वगैरह मिल जाएंगी, एनसीईआरटी के ऊपर भी स्पेशल फोकस रखा जाएगा। और प्राइस मात्र 1999 है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इस कोर्स के जरिए हर उस नीडी स्टूडेंट, हर उस जरूरतमंद बच्चे के पास पहुंच सके जिसका सपना है नीट 2026। हर उस बच्चे को कवर करेंगे बेटा, हर उस बच्चे तक पहुंचने की इच्छा है, हर उस बच्चे का सपना पूर्ण करने की इच्छा है। इसलिए प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस आपके लिए रखा गया है। अब हम डिले नहीं करेंगे बेटा, अपन स्टार्ट करेंगे अपना आज का पहला लेक्चर, जो कि होने वाला है सरल रेखा में गति। यांत्रिकी एक पूरी ब्रांच है, एक पूरी शाखा है यांत्रिकी हमारे भौतिक विज्ञान की। और उस यांत्रिकी के अंदर हम उस यांत्रिकी की शुरुआत कहाँ से करते हैं? उस यांत्रिकी की हम शुरुआत करते हैं बेटा गति से। और गति में भी सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सरल रेखा में गति पढ़ते हैं। समय के साथ सब अनुभव होगा कि सरल रेखा में गति होती क्या है और गति होती क्या है, बेसिकली पहले उसको जानेंगे। पर उससे पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी, वो होता है निर्देश तंत्र। बेटा हमें क्या चीज जाननी पड़ेगी? सबसे पहले अपन को एक चीज जाननी पड़ेगी जिसको अपन क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। क्योंकि गति तो बहुत बाद की बात है बेटा, गति को जानने से पहले आपको इसको जानना पड़ेगा, निर्देश तंत्र क्या होता है। कहीं ना कहीं सुना है आपने, देखना। इसके अंदर तीन क्या होते हैं? परस्पर लंबवत तीन अक्ष होते हैं बेटा आपके इसके अंदर, एक दूसरे के लंबवत तीन आप अक्ष इसके अंदर लेते हो। इसको आप एक्स बोल देते हो बेटा, इसको आप वाई बोल देते हो बेटा, इसको आप जेड बोल देते हो। लेकिन ये परस्पर तीनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। लंबवत जानते हो ना क्या होता है? लंबवत होता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, उनका कोण आपस में क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो तीन परस्पर लंबवत हमने क्या लिए हैं? अक्ष लिए हैं बेटा, एक्स और वाई और जेड। इसी सेट को अपन क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र बोलते हैं। जो तीनों अक्ष हैं, परस्पर लंबवत अक्ष हैं, इनका ये जो सेट है, जो इनका ये समूह है, इसी को अपन निर्देश तंत्र बोलते हैं। क्या काम आता है आपका ये निर्देश तंत्र बेटा? क्योंकि जो भी, जब हम गति को पढ़ते हैं ना, जब अपन गति को पढ़ते हैं ना बेटा, तो गति को पढ़ने में ना मुझे बेसिकली दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है वस्तु, जिसकी गति का अपन को अध्ययन करना है। एक तो वस्तु होती है, जैसे एक कार भाग रही है और उस कार को आप देख रहे हो कि ये कितना दूर गई, कितनी स्पीड से, कितना वेग है, कितना इसका चाल है, क्या इसका त्वरण है ना, कितना इसका विस्थापन है ना, कितनी इसने दूरी तय की है। तो जिसको आप पढ़ते हो वो वस्तु कहलाती है। और जिसके सापेक्ष पढ़ते हो, एक आपको और चीज चाहिए होती है। वस्तु तो चाहिए होती है, दूसरा दूसरा क्या चाहिए होता है? इसके सापेक्ष गति का अध्ययन होता है। इसके सापेक्ष गति का अध्ययन होता है, तो टेक्निकल टर्म में हम निर्देश तंत्र ही बोल देते हैं। इसको टेक्निकल टर्म में हम निर्देश तंत्र ही बोल देते हैं। तो बेसिकली निर्देश तंत्र होता क्या है, मैं अगर कह दूं यहाँ पे, अब मैं बता दूं आपको निर्देश तंत्र क्या होता है। कि जिसके सापेक्ष, ऐसा मैं कह सकता हूं, भैया हमें नीट पढ़ना है, कोई थ्योरी का एग्जाम तो देना नहीं है, तो बस मतलब समझते जाइए। और मेन हमारा है, हमें क्वेश्चंस टारगेट करने हैं बेटा, क्वेश्चन लगाने हैं हमें। जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन हो, या गति का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हुआ है तो दूर करें। इसके सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है
उसको अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में, विज्ञान भाषा के अंदर क्या बोल देते हैं, निर्देश तंत्र बोल देते हैं, जिसके अंदर 3 लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स वाई और जेड। और जो ये पूरा चीज जो गति का अध्ययन कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको हम यहाँ बिठा देते हैं, नाम उसका बोल देते हैं ओ, और उसके हाथ में एक घड़ी भी दे देते हैं ताकि वो समय की भी जानकारी रख सके। तो ये 3 अक्ष के साथ एक घड़ी दे देते हैं उसको अपन, एक क्लॉक दे देते हैं उसको अपन, एक क्लॉक अपन उसको दे देते हैं। इसको यहाँ बिठा के, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसको अपने यहाँ बिठा दिया, इसके कहाँ पे, ओरिजिन पे बिठा दिया बेटा, है ना, इस बिंदु पे बिठा दिया अपन ने। और इसको अपन ने क्या दे दी बेटा, एक घड़ी दे दी। और घड़ी साथ में आपने क्यों दे दी इसको, घड़ी साथ में आपने इसलिए दे दी ताकि समय का भी ये अध्ययन कर सके। तो एक घड़ी के साथ ये 3 लंबवत एक्सिस, ये पूरा जो बनता है ये समूह, इसको अपन निर्देश तंत्र बोलते हैं। क्या काम करता है ये आपको वस्तु की स्थिति के बारे में आपको एक आइडिया देता है कि आपकी कोई वस्तु है जिसको आप पढ़ना चाहते हो, गति के बारे, उसकी गति अपन पढ़ना चाहते हैं, उसकी अभी फिलहाल क्या स्थिति है। तो आई जी, अगर एक वस्तु की स्थिति निकालना हो, मान लो ये वो है जो सब कुछ देख रहा है, जिसके सापेक्ष अपन को गति का अध्ययन करना है, और ये मान लो मेरी क्या है, कोई वो वस्तु है जिसको अपन को पढ़ना है। ये मेरी क्या है, कोई वस्तु है जिसको अपन को पढ़ना है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो इसके निर्देशांक होंगे, 3 निर्देशांक होंगे, एक्स वाई और जेड। देखो जी, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, एक जेड अक्ष है। तो ये जो है, ये इस के अंदर एक बिंदु है, तो इसके 3 निर्देशांक होने वाले हैं मेरे हिसाब से, एक्स वाई और जेड। तो मान लो इस बिंदु के 3 निर्देशांक हैं, यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, इसके 3 निर्देशांक हैं। अब इसकी हमें स्थिति बतानी है वस्तु की, किसके सापेक्ष बतानी है, इस ओ के सापेक्ष बतानी है, इसे निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष बतानी है। तो क्या कीजिए, आप अपनी वस्तु से इसको, इसका जो ये ओ है, इसको मिला दीजिए एक सीधी सरल रेखा से। तो लो जी, मैंने क्या खींच दिया बेटा आपके लिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए खींच दी है एक सीधी सरल रेखा, और उसको एक दिशा दे दी है। जब एक सीधी सरल रेखा को आप दिशा दे देते हो ना, तो भौतिक विज्ञान में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, जब मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत गणित जो हमें चाहिए होता है एज ए, अगर हम एक भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा बहुत तो बेसिक मैथ्स हमें चाहिए होता है बेटा। तो उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा कि अगर एक सरल रेखा के साथ एक हम दिशा का भी साइन लगा देते हैं ना, तो उसको हम सदिश कहते हैं। तो बेसिकली ये मैंने क्या बना दिया, एक सदिश बना दिया, और इस सदिश का नाम मैंने क्या दे दिया, आर। और ये इस वस्तु की स्थिति के बारे में बता रहा है। ये वस्तु इसके सापेक्ष एक्चुअल में उसका जो स्थिति सदिश है, बेसिकली अपने ये क्या आर वेक्टर क्या लिखा आपने बेटा, ये आपने लिखा है स्थिति सदिश। क्या लिखा है भैया, स्थिति सदिश लिखा है, जिसको लिखने के लिए हम पढ़ेंगे जब आपको एक स्पेशल क्लास में दूंगा बेसिक मैथमेटिक्स का, है ना, मूलभूत गणित जो होगा उसका हम एक क्लास लगाएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये सब सदिश वगैरह क्या होते हैं। पर अगर इसके ये 3 निर्देशांक हैं, तो सदिश कैसे लिखा जाएगा, सदिश लिखा जाएगा आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। सर हमने ये नाम पहली बार सुना है, आई कैप, जे कैप, के कैप। इनको एकांक सदिश कहते हैं। क्या काम आते हैं, ये स्पेशल दिशा देने के ही काम आते हैं। एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, परिमाण 1 होता है, लेकिन जिसकी एक विशेष दिशा होती है, उसको अपन बोलते हैं एकांक सदिश। क्या काम आता है, जब भी किसी को दिशा देनी हो ना, तो एकांक सदिश को आप एक परिमाण के साथ चिपका दीजिए, तो एकांक सदिश जाके उसके परिमाण को नहीं बदलेगा, परंतु उसे अपनी क्या दे देगा बेटा, एक दिशा दे देगा बेटा। करेक्ट। तो आई कैप एक्स के अलोंग क्या होता है, एक एकांक सदिश होता है, एक्स की तरफ एक एकांक सदिश होता है आई कैप, और जो माइनस का एक्स आएगा उसकी तरफ क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये माइनस का आई कैप हो जाएगा। ऐसे ही जे कैप क्या होगा, वाई के अलोंग एकांक सदिश, माइनस वाई में क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। ऐसे ही के कैप क्या होगा, आपका जो जेड है उसके साथ एकांक सदिश, और माइनस जेड में क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। तो ये एकांक सदिश है, ठीक है बेटा। तो ऐसे मैंने क्या बता दिया, अब मैंने स्थिति सदिश लिख दिया बेटा, किसका, इस वस्तु का, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। इस पूरे सेटअप को अपन क्या बोलते हैं, इस पूरे समूह को अपन क्या बोलते हैं, निर्देशांक तंत्र या निर्देश तंत्र, जो भी आपको बोलना आप बोल सकते हो बेटा।
ठीक है क्या? ऐसे ऐसे, क्योंकि जब तक आप ये निर्देश तंत्र निर्धारित नहीं करोगे, जब तक आप जो देख रहे हैं, जिसके सापेक्ष हम गति पढ़ रहे हैं, जब तक उसको आप निर्धारित नहीं करोगे, तब तक आप स्थिति नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले गति को पढ़ने के लिए अपन को क्या स्थापित करना पड़ता है? अपन को स्थापित करना पड़ता है निर्देश तंत्र स्थापित करना पड़ता है बेटा। अपन को क्या स्थापित करना पड़ता है? निर्देश तंत्र अपन को स्थापित करना पड़ता है। कंफर्टेबल? ओके यहां तक? ठीक है। इसलिए जरूरी है आपका निर्देश तंत्र, इसलिए जरूरी है आपका निर्देश तंत्र। तो इसका मतलब क्या है कि स्थिति है ना, स्थिति जो है वो हमेशा किस पे? निर्देश तंत्र पे निर्भर करेगी। हमेशा निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है। किसके सापेक्ष पढ़ रहे हो उस पे निर्भर करती है। अगर यहां से इस ओ को आप बदल दोगे तो शायद ये जो स्थिति सदिश है वो भी बदल जाएगा बेटा, वो भी बदल जाएगा बेटा आपका, है ना। तो इसलिए निर्देश तंत्र आवश्यक है, इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आवश्यक है, इसलिए किसी के सापेक्ष पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वहां से अपन को स्थिति का आइडिया आता है बेटा। और स्थिति सदिश बेसिकली आपको पता है ना। और एक बात और सुनना, स्थिति को दिखाने के लिए या स्थिति को बताने के लिए, स्थिति को बताने के लिए बेटा हमें ये निर्देशांक पता होना चाहिए, एक्स वाई और जेड, है ना। एक्स वाई और जेड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं, जानना आवश्यक है। करेक्ट। अब बेसिकली ये तो मैंने बताया क्या आपको, निर्देश तंत्र क्यों आवश्यक है बेटा। निर्देश तंत्र की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे कि इस वस्तु की स्थिति क्या है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न कर दूं, मैं क्लास में खड़ा हूं और मैंने विद्यार्थियों से एक छोटा सा प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया मैंने कि बताओ बेटा मेरी स्थिति क्या है। तो आपका झट से सवाल क्या आएगा कि सर स्थिति तो हम आपको बता देंगे, बट ये तो बताओ कि कहां से बतानी है, या ये तो बताओ किसके सापेक्ष बतानी है। मेरे लिए आपकी दूरी अलग है, मेरे पड़ोसी के लिए आपकी दूरी अलग है, एक विद्यार्थी क्लास के कोने में बैठा है उसके लिए आपकी जो दूरी है वो अलग है। तो शायद जो आपके स्थिति सदिश आएंगे सर, वो हर अलग अलग पर्सन के लिए या हर अलग अलग निर्देश तंत्र के लिए क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या फिक्स करना होता है बेटा? निर्देश तंत्र निर्धारित करना होता है किसी वस्तु की स्थिति निकालने के लिए। तो ये जरूरी है। करेक्ट। इसके दो प्रकार होते हैं, वो जब अपन पढ़ेंगे ना बेटा, जब हम बल में जाएंगे, है ना, न्यूटन के नियम पढ़ेंगे, तो वहां उसको अपन पढ़ेंगे जिसके दो प्रकार, क्योंकि वहां पे इसका रिलेवेंस है। फिलहाल इतना जानना आवश्यक है। इसके बाद आइए, अब जब आपने निर्देश तंत्र निर्धारित कर दिया है मेरे बेटा, तो अब अपन आप गति को बता सकते हो, गति क्या होती है। आइए सुनिएगा, अब अपन ये बोल सकते हैं कि गति क्या होती है। अब आप गति को परिभाषित कर सकते हैं। सुनना, गति होती क्या है सुनिएगा बेटा। अभी आपने मेरे को बताया कि सर एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं, मैंने कहा ले लो बेटा कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने कहा सर एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं, मैंने कहा ले लो बेटा। तीन लंबवत अक्ष लेने हैं बेटा, एक्स वाई और जेड लेने हैं। ओके सर। अब सर जिसके सापेक्ष हमें गति को पढ़ना है उसको आप यहाँ बिठा दीजिए। बिठा दिया सर मैंने। अब एक वस्तु है सर, वो एक समय पे यहाँ पे थी P बिंदु पे, और कुछ समय बाद हमने देखा कि वो वस्तु कहाँ चली गई सर? Q बिंदु पे चली गई। इसका मतलब क्या है सर? इसके सापेक्ष अगर इसकी स्थिति के बारे में अपन बात करें तो क्या आएगा बेटा? फिलहाल इसकी स्थिति ये है बेटा, और ये क्या हो जाएगा? इसका स्थिति सदिश हो जाएगा बेटा। फिर अपने क्या देखा कि इसने अपनी स्थिति को बदल लिया, तो अब इसका ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? स्थिति सदिश हो जाएगा बेटा इसका। तुमने क्या देखा? तुमने देखा कि एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक वस्तु अपनी स्थिति को बदल रही है भैया। पहले P पे थी, अब Q पे आई है भैया।
तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो ये वस्तु है ये गतिमान है, इसके पास गति है, इसके पास गति है। इसका मतलब अगर इसने स्थिति चेंज की है, बदली है, पीछे क्यों आई है, तो इसके पास गति है। तो गति को परिभाषित कैसे करोगे आप बताओ मुझे बेटा फटाफट से। आप ऐसे बोलोगे कि, क्या बोलोगे, किसी वस्तु का किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष समय के साथ ओके बेटा गति में बदलाव, स्थिति में बदलाव, स्थिति में बदलाव, स्थिति में बदलाव को ही अपन गति कहते। कॉमन सेंस है सर। देख सकते हो कि अगर कोई वस्तु किसी निर्धारित निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करेगी तो हम बोलेंगे वो गतिशील है। बट ये एक पारिभाषिक चीज है, ये एक परिभाषा है बेटा, ये क्या है, परिभाषा है बेटा, ठीक है। अब देखो इसका आप एक गणित का एंगल भी सोचो ना बेटा, कि अगर गणित में इसको दिखाना है मुझे, गणित में अगर मुझे इसको दिखाना है या गणित में मुझे ये बात बोलनी है कि वस्तु की स्थिति बदल रही है, क्योंकि अब अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बेटा, अपन को नीट की परीक्षा लिखनी है बेटा, तो वो थ्योरी रटने से तो काम नहीं चलने वाला। इसको अपन गणित की भाषा में कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान के जो प्रवक्ता हैं, हम एक बात को बोलते हैं बेटा कि अगर आपका गणित अच्छा होगा, हमारे भौतिक विज्ञान की भाषा है गणित, अगर आप गणित के एंगल से नहीं सोचोगे तो आप बेजुबान हो जाओगे बेटा। हर चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए गणित की आवश्यकता होती है। वी नीड मैथमेटिक्स बेटा यहाँ पे। तो बेटा गणित के एंगल से सोचिए, जो इसका स्थिति सदिश है, अभी मैंने आपको बताया था स्थिति सदिश क्या था, वो था एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। स्थिति सदिश के लिए हमें 3 निर्देशांक की आवश्यकता पड़ रही है, एक्स वाई और जेड की। और अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे इसको चेंज करवाना है, स्थिति में बदलाव लाना है, मुझे इस स्थिति में बेटा क्या लेके आना है, बदलाव लेके आना है, तो अगर स्थिति बदलेगी तो ये निर्देशांक भी तो बदलेंगे समय के साथ। तो एक फलन हम लेना है बेटा, क्या लेना है, एक फलन, एक फंक्शन अपन जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, फलन हमें लेना है जिसमें क्या हो, एक्स और वाई और जेड, क्योंकि इसको बदलना है समय के साथ। तो इसके 3 निर्देशांक से बना है आपका स्थिति सदिश। तो एक्स वाई और जेड है ना, ये समय के साथ चेंज हो तो हम क्या लिखेंगे, अगर मोशन है, अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं 3 टाइप के मोशंस की, क्योंकि 3 निर्देशांक लग रही है बेटा। तो 3 निर्देशांक अगर लग रहे हैं तो अपन 3 टाइप के मोशंस की बात कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे एक बात बताऊं, सिर्फ मैं पहला केस लेता हूं बेटा, पहला केस क्या है, ये जो 3 निर्देशांक है ना, इसमें से एक ही निर्देशांक समय के साथ बदल रहा है, बाकी 2 क्या है बेटा, वो नहीं बदल रहे, अभी क्या है, सेम है। तो मान लो x जो है ना, वो एक क्या है, समय का फलन है, मतलब समय पे क्या है, आधारित है, समय के साथ बदल रहा है। लेकिन जो y है और जो आपका z है, ये समय पे निर्भर नहीं कर रहे बेटा, है ना, ये समय पे निर्भर नहीं कर रहे, तो ये क्या है, स्थिर है। मान लो कांस्टेंट जिसको आप बोल देते हो, स्थिर आप बोल लो, नहीं बदल रहे, फिक्स है, एक जैसा इनका परिमाण है, एक जैसा इनका वैल्यू है, ये नहीं बदल रहे। लेकिन x जो है निर्देशांक स्थिति का, वो समय पे क्या है, आधारित है। तो इसका मतलब एक निर्देशांक है ना, एक निर्देशांक है ना, वो समय के साथ सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी 2 नहीं हो रहे ना। तो मतलब जो आपकी गति है वो एक ही रेखा में है, सरल रेखा में है, क्योंकि एक ही निर्देशांक क्या हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है। यस और नो। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में 1 डायमेंशनल मोशन बेटा, और ऐसे क्या बोलते हैं इसको हम, एक विमीय गति, एक
विमीय गति। अब हिंदी को थोड़ा सा ना हम भी बहुत अधिक कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है उससे अपन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं एक आध वर्ड आए ना बीच में इंग्लिश का तो एडजस्ट कर लेना बेटा। एक विमीय गति जिसको अपन वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही निर्देशांक क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, बाकी दोनों क्या है, सिंक। अगर दूसरा बात करूं मैं, कोई दो निर्देशांक, मान लो x फलन है समय का, y फलन है समय का, फंक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फलन बोलते हैं, लेकिन z जो है ना बेटा वो स्थिर है, वो एक जैसा है, वो नहीं बदल रहा है। तो दो निर्देशांक समय के साथ क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन एक क्या है, स्थिर है, तो इसको अपन बोलेंगे द्विविमीय द्विविमीय गति, इसको अपन बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। परंतु अगर तीनों ही निर्देशांक x, y और z, तीनों ही निर्देशांक समय के फलन है, समय पे आधारित है, समय के साथ बदल रहे हैं, इसके स्थिति सदिश के, स्थिति को बदलना आवश्यक है ना गति दिखाने के लिए। अगर तीनों ही बदल रहे हैं तो ये आपका क्या था बेटा, एक था, ये दो था, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तीन हो जाएगा। आप हिंदी में बोलो तो क्या हो जाएगा, त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति। अब ये ए है, ये है, बात वही है ना, ये भी लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक निर्देशांक समय पे क्या होता है, निर्भर करता है, बाकी दोनों स्थिर रहते हैं। इसमें कोई दो, ऐसा नहीं कि सिर्फ x और y ही इन्हीं का बात हो रहा है, कोई भी दो xy, yz, xz और तीसरा स्थिर हो, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो ये जो द्विविमीय है और जो त्रिविमीय है, इसको अपन एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है, एक विमीय गति, या अपन बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, मतलब चाहे वो इधर जाए चाहे वो इधर आए, बट वो एक ही सरल रेखा में चल रहा है, आगे पीछे की बात नहीं है, बट एक ही सरल रेखा में चल रहा है, क्योंकि एक ही निर्देशांक बदल रहा है इसका, ये जो आपका समूह है, निर्देश तंत्र है, उसका एक ही निर्देशांक बदल रहा है। तो हमारा इस जो ये चैप्टर होने वाला है उसमें अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, एक विमीय गति को पढ़ने वाले, बाकी इन दो को अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर ये थोड़ा है ना मैथमेटिकल एंगल समझ में आया क्या, गणित के दृष्टिकोण से चीजों को कैसे सोचना है, क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ पे नीट की लड़ाई लड़नी है बेटा, तो गणित का दृष्टिकोण भी आवश्यक है प्यारे बच्चों। ये परिभाषा तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को याद हो जाएगी यार, बट इसको गणित में कैसे दिखाएं, ऐसे दिखाते हैं बेटा, तब अपन क्या बोलते हैं कि वो गतिशील है। परंतु अगर गतिशील नहीं है तो दूसरी अवस्था क्या होती है, स्थिर अवस्था। तो स्थिर अवस्था के लिए क्या बोलोगे बेटा आप, इसके अलावा होती है स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था के लिए क्या बोलोगे बेटा आप बोलोगे x भी स्थिर है, नहीं बदल रहा है, y का जो मान है वो भी स्थिर है, z का जो मान है वो भी स्थिर है, कोई भी समय का फलन नहीं है, कोई भी समय पे निर्भर नहीं करता है। तो अगर तीनों ही स्थिर है, तीनों ही समय पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू है इनके पास, एक है ना, एक स्थिर मान रखते हैं, तो फिर आपका अवस्था क्या है, रेस्ट। फिर मतलब उसकी अवस्था, मतलब उसकी स्थिति चेंज हो ही नहीं रही ना बेटा। अगर तीनों में से कोई नहीं बदल रहा तो उसकी स्थिति नहीं बदल रही है बेटा, वो गतिशील नहीं है, वो स्थिर है। अगर आप इसके क्या बनाए बेटा, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इनके बेटा, आप ग्राफ बनाएंगे, इस अक्ष पे क्या लेंगे, x, इस पे लेंगे समय, इस पे लेंगे y, इस पे लेंगे समय, दोनों अक्ष पहले निर्धारित किए जाते हैं ग्राफ पढ़ने के लिए। इस पे लेंगे z, इस पे लेंगे समय,
कोई भी नहीं बदल रहा है समय के साथ, तो क्या आएगा, समय भले ही आगे बढ़ता रहेगा बट एक्स वाई और जेड के मान स्थिर रहेंगे। समय भले ही आगे बढ़ता रहेगा बट एक्स वाई और जेड के मान स्थिर रहेंगे। समय भले ही आगे बढ़ता रहेगा लेकिन एक्स वाई और जेड के मान स्थिर रहेंगे। लाइन आएगी किसके समांतर, लाइन आएगी बेटा जो आपका समय वाला अक्ष है उसके समांतर एक रेखा आप बना दीजिए, वो आपका ग्राफ होगा स्थिर पोजीशन में। लेकिन अगर गतिशील है कोई वस्तु तो ये ऐसे ग्राफ नहीं आएंगे, फिर या तो एक्स या वाई या जेड जो भी आपके निर्देशांक हैं वो समय के साथ बदलेंगे तो ग्राफ कुछ और ही आएंगे बेटा, उनकी प्रवृत्ति अलग होगी बेटा। वो हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे ना, जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वो चीजें अपन को समझ में आएंगी। बट ये मैथमेटिकल एंगल समझ में आएगा क्या आपको, गणित का दृष्टिकोण समझ में आएगा, कैसे बताते हैं मोशन को गणित के दृष्टिकोण में, ये आप बताओ बेटा, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, मुझे बताओ, रिस्पॉन्स करो, समझ में आया कि नहीं आया यार आप। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है। अब है ना, अब जो आपने ये गति के बारे में पढ़ा और ये इसका जो मैथमेटिकल या जो गणितीय दृष्टिकोण में आपने बात की है बेटा, इसको थोड़ा देखना ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके, हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब एक यहाँ से एक बात और देखिए बेटा आप, वो बात ये है कि ये जो आप बोलते हो ना गति या गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था, ये सापेक्ष पद है। मतलब मैं बोलूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना सुनना, कि गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था सापेक्ष पद है। सर क्या है इस लाइन का मतलब, जरा समझिएगा, जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझिएगा। सापेक्ष पद मतलब जो निर्भर करता है आपके निर्देश तंत्र पे, जो निर्भर करता है
कौन उस गति को क्या कर रहा है, देख रहा है, किसके सापेक्ष आप गति को पढ़ रहे हो। अगर वो निर्देश तंत्र ही आप पलट दोगे, बदल दोगे, जो गति को देख रहा है, जो सारा काम देख रहा है, जो स्थिति को निर्धारित कर रहा है, उस निर्देश तंत्र को अगर आप बदल दोगे तो शायद हो सकता है वो जो दूसरा निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष कोई वस्तु मोशन में हो तो किसी और के सापेक्ष वही वस्तु गति में हो सकती है। एग्जाम्पल लोगे तब बेटर समझ में आएगा। सुन, जैसे आप इधर आइए बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक क्या है, मेरे पास ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर ना बेटा दो लोग बैठे हैं। ये है पहला, ये है दूसरा। ठीक है, ये दो लोग गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी है ना इधर जा रही है, मतलब इधर गतिशील है। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं, गाड़ी इधर गतिशील। ये रोड है, ये क्या है आपका, रोड है। इस रोड पे एक और यहां खड़ा है, एक ऑब्जर्वर बोल सकते हो आप। इसके सापेक्ष हमें पढ़ना है। तीन लोग हैं, नाम दे दिया इसको एक, इसको दो, इसको तीन। तीन जन आपके पास हैं और ऐसी स्थिति में है, आप देख सकते। तो मैंने ना एक प्रश्न पूछा, तीन से पूछा, मैंने बोला भाई बताओ तुम्हारे लिए इस दो की क्या अवस्था है। तो इसने कहा मेरे लिए तो दो गतिशील है। और सही बात भी है भाई, ये जन रोड पे खड़ा है और ये गाड़ी में चल रहा है, तो इसके सापेक्ष तो शायद ये गतिशील ही है बेटा। तो मैं ऐसे लिखूं, तीन के लिए, तीन के लिए लिख सकता हूं दो गतिशील है, दो गतिशील है। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है यार, है ना, कि ये गाड़ी में बैठ के भाग रहा है, ये रोड पे खड़ा है, तो इसके लिए ये चल रहा है, सिंपल सी बात है, गतिशील। लेकिन यही बात मैं एक के लिए लिखूं, जो एक वाला जन है उसके सापेक्ष क्या कहानी है। मैंने एक वाले से पूछा बता भाई दो वाले की क्या अवस्था है, तो इसने बोला यार मेरे लिए तो दो वाला क्या है, स्थिर अवस्था में है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये गाड़ी चल रही है रुकी हुई है, पर ये तो मेरे बगल में ही बैठा है, मेरे लिए तो ये अवस्था को नहीं बदल रहा, मेरे लिए इसकी स्थिति क्या है, स्थिर है। तो मेरे लिए तो ये गतिशील नहीं है भैया, मेरे लिए तो ये स्थिर अवस्था में है। मतलब एक के लिए जो दो है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है। एक के लिए जो दो है बेटा वो स्थिर अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था में है। तो यार किसकी माने, तीन कह रहा है दो गतिशील है, एक कह रहा है दो स्थिर अवस्था में है, इसकी सुने। का मतलब ये है बेटा कि बात दोनों की ही सही है, यही दो इसके लिए गतिशील है, यही दो इसके लिए स्थिर है। तो किसी वस्तु की जो अवस्था है, चाहे वो गतिशील है चाहे वो स्थिर है, वो सापेक्ष पद है बेटा, दैट इज ए रिलेटिव टर्म बेटा। वो निर्भर करती है निर्देशांक तंत्र या निर्देश तंत्र, किसके सापेक्ष आप बात कर रहे हो। अगर जिसके सापेक्ष आप बात कर रहे हो उसको बदल दोगे तो ये जो अवस्थाएं हैं ये भी बदल जाती हैं बेटा। अवस्थाएं क्या होती हैं, बदल जाती हैं बेटा। अब एक बात बताओ आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो है ना, दो की अवस्था सापेक्ष पद है, सिंपल सी बात है। यह है सापेक्ष पद है, ओके सर। यह यह निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, निर्देश तंत्र पर
निर्भर करती है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक उदाहरण और ले लीजिए बेटा, उससे चीजें और बेटर होंगी। क्या हम सभी धरती माता के वासी हैं? यस। तो ये कौन है बेटा? ये कौन है बेटा? ये धरती माता है बेटा। ठीक है जी। हम सब इसके ऊपर वास करते हैं? जी बिल्कुल। क्या हम सब धरती के बोझ हैं? भाई टेक्निकली तो हैं। किसी को अगर ये बात कहने में शर्म आती है कि हम धरती पे बोझ नहीं हैं, तो भौतिक विज्ञान तो ये कहता है कि जी आप धरती पे बोझ हो। धरती पे आप फोर्स लगाते हो, धरती आप पे फोर्स लगाती है। बल आप धरती पे लगाते हो, वापस में उल्टा क्या करती है, धरती वापस आप पे बल लगाती है। तो बल तो लगा रहे हो, धरती को धक्का तो मार रहे हो, धरती के बोझ तो हुए ना बेटा। तो ये दो लोग हैं, दो जन हैं, एक और दो। धरती पे बैठे हैं, तो एक जन जो है वो स्पेस में है, आकाश में है, धरती से अलग है। धरती का जो पर्यावरण है उससे भी अलग है बेटा, है ना। एक जन यहां है, एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री बोल लो, अंतरिक्ष यात्री है। करेक्ट। तो मैंने वही बात है जी, 3 के लिए भाई साहब, जो अंतरिक्ष यात्री है, जो अंतरिक्ष में बैठा है, उससे मैंने फोन किया कि अरे भैया जरा ये बताओ कि तुम्हारे लिए 2 की का अवस्था है। तो 3 वाले भाई साहब ने मेरे से कहा कि मेरे लिए 2 क्या है, गतिशील है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। ये तुम सब जानते हो, धरती माता अपने ही अक्ष के इर्द गिर्द क्या होती है, रोटेट करती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है, घूमती है। तो हम भी तो घूम रहे हैं अंतरिक्ष यात्री के लिए। तो 3 के लिए 2 गतिशील है भाई साहब। परंतु यही प्रश्न हमने किया एक से, जो अपना पड़ोसी है ना, अपने पड़ोस में जिसका घर अपने साथ धरती पे बोझ है। तो ये प्रश्न हमने एक से किया। तो अगर मैं एक के लिए बात करूं बेटा, अगर एक से आप यही प्रश्न करोगे तो एक तो बोलेगा यार 2 तो मेरे बगल में बैठा है, उठ के गई नहीं है, इसकी जो स्थिति है वो समय के साथ क्या है, स्थिर है, मैंने तो बदलते हुए नहीं देखा भाई। तो क्या बोलेगा एक आपको कि मेरे लिए, तो बोलेगा स्थिर अवस्था में है यार। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? कहने का मतलब है ये जो गति है, या जो गतिशील अवस्था है, या जो स्थिर अवस्था है, ये सापेक्ष, किसके सापेक्ष बात कर रहे हो उस पर निर्भर करती है। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि ये सापेक्षिक पद है। एक ही वस्तु किसी के लिए स्थिर हो सकती है, तो वही वस्तु किसी दूसरे के लिए गतिशील भी हो सकती है। तो ये एक सापेक्ष पद है, या एक सापेक्षिक पद है, ये एक रिलेटिव टर्म है। ये निर्भर करती है कि आप जो ये बात बोल रहे हो, ये बात आप किसके सापेक्ष बोल रहे हो, किस निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष बोल रहे हो, किस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बोल रहे हो। आई थिंक जो बात बोली है वो समझ में आई होगी बेटा। ये हमने पिछली बार तो क्या किया था भैया, आप देखोगे, ये तो हमने किया था गति का जो गणितीय दृष्टिकोण है वो क्या होता है, कैसे अपन गति को पढ़ते हैं। ये जो स्थिति सदिश है, सारी कहानी इसी में छुपी हुई है। इसके ये जो 3 निर्देशांक हैं एक्स वाई और जेड, उसी के ऊपर सारी कहानी छुपी हुई है बेटा। फिर मैंने बताया कि जो गति है या जो स्थिर अवस्था है, जो 2 अवस्थाएं हैं, ये सापेक्षिक पद है भाई साहब। ये निर्भर करती है आप किसके सापेक्ष बात कर रहे हो, किसके सापेक्ष आप ये सब कहना चाह रहे हो। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब अपन है ना, बेसिकली आपने ये पढ़ लिया कि गतिशील वस्तु क्या होती है, क्या किसको आप गति कहते हो। तो अगर कोई वस्तु गतिशील है, गति कर रही है, अपन इस चैप्टर में तो अपन सरल रेखा में गति ही पढ़ेंगे, 1D मोशन ही पढ़ेंगे, है ना, एक विमीय गति ही पढ़ेंगे। तो कुछ पद अब उनके जानने हैं
कि अगर एक कार गति करती है या एक घोड़ा गति करता है या एक कोई वस्तु गति करती है तो वो दूरी तय करती है, उसका विस्थापन होता है, उसका चाल है, उसका वेग है, उसका त्वरण है। ये सब पदों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ? ओके बेटा, चलो तो है ना, दो हमें पदों से शुरुआत करनी है और यहां से प्रश्न बनना शुरू हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसलिए ध्यान देना है। इनको मैं एक साथ ही पढ़ाता हूं ताकि आप लोग क्या कर पाओगे, ताकि आप लोग कंपेयर कर पाओगे। बेटा सुनना, एक है दूरी। क्या है भैया? एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन। एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन। चीजें तो दोनों लगभग लगभग एक जैसी है, लेकिन जो इसके परिमाण आते हैं, जो इनके आंसर्स आते हैं क्वेश्चंस के अंदर बेटा, वो अलग अलग आते हैं। तो इसलिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इनके अंदर डिफरेंस है, इसीलिए अपन को अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। आइए बेटा सुनिएगा, क्या है दूरी और क्या है विस्थापन। देखो जी, जब गति होगी तो आप कोई ना कोई यात्रा करोगे, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपने अपनी जो जो गति है या जो यात्रा है वो यहाँ ए से शुरू की है, तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। और आप घुमा फिरा के मान लीजिए चले गए, आप ऐसे जाके ऐसे गए, आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, आप फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए और ऐसे करके आप यहां आ गए। ए से आप चले, बी पे आप पहुंचे। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि ये जो आपकी है ना, ये आपकी है प्रारंभिक स्थिति, और इसको अपन कह सकते हैं आपकी यात्रा की अंतिम स्थिति। यह आपकी यात्रा है, यह आपकी यात्रा का क्या है, पथ है। क्या है बेटा? ये आपकी यात्रा का पथ है बेटा। क्या है? पथ। ये आपका वास्तविक पथ है। और दूरी क्या होती है? दूरी होती है इसी वास्तविक पथ की लंबाई। इसी वास्तविक पथ की लंबाई को अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जब भी कोई वस्तु बेटा एक यात्रा करेगी तो वो एक वास्तविक पथ से होके जाएगी। उसी वास्तविक पथ की लंबाई को अपन क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप ये मान के चलिए बेटा, यहां से यहां तक ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ये कुछ दूरियां हैं छोटी छोटी। तो अगर इसकी आप दूरी की बात करेंगे तो पथ की पूरी लंबाई क्या आ जाएगी? x1, x2, x3 एंड x4, ये दूरी होगी। परंतु ये जो विस्थापन है ना, विस्थापन, ये क्या दूरी होती है? सुनना, विस्थापन जो आपका है वो ये कहता है कि प्रारंभिक स्थिति से या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आप एक सरल रेखा खींचिए। एक सरल रेखा खींचिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। खींचो भैया, खींचो भैया। ये मैंने एक सरल रेखा खींच दी भैया। कहां से कहां है? प्रारंभिक बिंदु से कहां तक है? अंतिम बिंदु तक मैंने एक सरल रेखा खींच दी भैया। ये जो लंबाई है, इस सरल रेखा की जो लंबाई है वो आपका विस्थापन कहलाएगी। इसको ना वास्तविक पथ से कोई लेना देना नहीं है बेटा। इसको वास्तविक पथ से
कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिखूं मैं इसके लिए? इसके लिए क्या लिखूं मैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 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 प्रारंभिक बिंदु से या प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सरल रेखीय सरल रेखीय दिशावत दूरी, सरल रेखीय दिशावत दूरी को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बोलो बोलो। क्या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सरल रेखीय दूरी, एक दिशावत डायरेक्शनल डिस्टेंस, सरल रेखीय दूरी को अपन क्या कहते हैं? ये जो मैंने येलो में दिखा रखा है, ये आपका क्या होता है? विस्थापन होता है। तो आप इसको ये भी तो कह सकते हो कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब न्यूनतम दूरी, ये भी तो कह सकते हो ना बेटा आप? ये भी तो कह सकते हो ना क्या? ये ऐसे भी बोल सकते हो, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक न्यूनतम और दूरी, ये भी कह सकते हैं यार। बात तो वही है ना बेटा, क्योंकि सरल रेखीय दूरी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है यार, उससे तो न्यूनतम कुछ हो भी नहीं सकता बेटा। करेक्ट, ठीक है सर। इसके बाद बात कीजिए आप, दिशावत दूरी बोली है, और ये जो दूरी है इसमें कोई दिशा की बात नहीं है। तो ये जो है ना, ये आपकी जो दूरी है, ये आपकी एक अदिश राशि होती है। क्या होती है दूरी आपकी? एक दूरी आपकी बेटा क्या होती है? एक अदिश राशि है। बोल रहा है बार बार यार, अदिश राशि है बोल रहा है। और ये जो है ना बेटा, ये आपकी क्या है? एक सदिश राशि है। शायद आपको पता होगा अदिश सदिश राशि क्या होती है। सदिश में आपको ना दिशा भी चाहिए होती है, अदिश में आपको दिशा नहीं चाहिए होती। सदिश में ना जो भी आप, जैसे आप जोड़ घटा गुणा भाग, ये जो भी गुणा जो भी करोगे आप, उसमें सदिश के अपने खुद के नियम होते हैं। यहाँ पे आप सिंपल जैसे गणित में नंबरों करते हैं, वैसे आप जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हो बेटा। यहाँ पे खुद के कुछ नियम होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको जब आपको ये हम पढ़ेंगे सदिश जब, उसके अंदर सुनिए। सदिश राशि है तो दिशा की भी बात कर दो बेटा। तो दिशा हमेशा किधर होगी बेटा? दिशा हमेशा कहाँ होगी? दिशा हमेशा होगी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। क्या होने वाली है? आपकी दिशा होने वाली। कि सदिश की दिशा बतानी पड़ती है ना बेटा। लेकिन ये एक अदिश राशि है ना, तो मान लो एक वस्तु गतिशील है, तो क्या उसके द्वारा तय की हुई दूरी कभी जीरो हो सकती है? अगर कोई वस्तु को आप गतिशील बोल ही देते हो बेटा, तो कुछ ना कुछ तो दूरी वो तय करेगी। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता कोई वस्तु को आप गतिशील बोल रहे हो और वो दूरी ही नहीं तय कर रही। दूरी तो वो तय करेगी बेटा। जीरो कभी नहीं हो सकती, शून्य कभी नहीं हो सकती। शून्य अगर किसी की दूरी है, इसका मतलब वो स्थिर अवस्था में है, वो गतिशील हुई नहीं कभी। और नेगेटिव ऋणात्मक भी कभी नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि ये अदिश राशि है। ऋणात्मक का कोई मतलब ही नहीं है यार। दूरी ऋणात्मक का मतलब क्या बताऊं मुझे आप? हमेशा क्या मिलेगा? धनात्मक। इसका मतलब क्या है कि दूरी, जो दूरी है बेटा आपकी, यह हमेशा धनात्मक ही मिलेगी आपको। शून्य तथा ऋणात्मक
नहीं हो सकती। परंतु ये सदिश राशि है, सदिश के अंदर अगर कोई चीज ऋणात्मक आती है तो उसका एक मीनिंग है, एक मायना है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या है। परंतु ये सदिश है ना बेटा, यह है शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। हो सकती है, कैसे हो सकती है उसकी बात करेंगे बेटा। सुनिए, जब आप किसी सदिश की बात करते हैं ना बेटा, थोड़ी मेरी बात सुनना एक बार आप। जब आप किसी सदिश की बात करते हैं ना बेटा, तो सदिश में क्या होता है, प्लस और माइनस का मतलब होता है सिर्फ दिशा का। जैसे मान लो एक सदिश इधर है, एक वस्तु इधर है 2 मीटर चली है, और एक वस्तु इधर है 2 मीटर चली है, तो सदिश में जो ऋणात्मक का चिन्ह आता है वो सिर्फ दिशा को इंगित करता है। जैसे इधर जा रहा है तो 2 मीटर है, तो इधर क्या आएगा, ये -2 मीटर होगा। तो सदिश में ऋणात्मक चिन्ह आ सकता है, वो क्या इंगित करता है, वो सिर्फ यही इंगित करता है कि दिशा बदली है, दिशा उल्टी हुई है, ठीक अपोजिट हुई है बेटा। तो 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 इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव, कब जीरो, कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब शून्य होगा, सुनना। अगर कोई वस्तु इधर जा रही है, अगर कोई वस्तु इधर जा रही है 2 मीटर जा रही है, तो ये इसका जो आपका क्या है विस्थापन है, वो आप 2 मीटर प्लस का बोल सकते हैं। बट अगर कोई वस्तु आपकी बिल्कुल इसके ठीक उल्टी तरफ जा रही है और ये भी 2 मीटर जा रही है, तो इसको आप प्लस का 2 मीटर नहीं लिख सकते, आप इसको धनात्मक 2 नहीं लिख सकते बेटा। अगर ये ठीक इसकी उल्टी दिशा में जा रही है, तो उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, एक ऋणात्मक चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ दिशा के लिए होता है धनात्मक ऋणात्मक। बात है जीरो शून्य की, तो मान लो कोई आपने यात्रा यहां से शुरू की ए से, और आप घूम फिर के लास्ट में यहीं आ गए वापस। आपने कोई यात्रा की शुरुआत ए से की, ये आपका वास्तविक पथ है, इस वास्तविक पथ से होते हुए आप फिर वापस ए पे ही आ गए। कहां गए, वापस ए पे ही आ गए। तो जहां से आपने शुरुआत की थी वहीं वापस आप आ गए। तो इस वाली यात्रा में जहां का शुरुआती अवस्था या शुरुआती स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों ही एक ही होती हैं, ऐसी चीज में बेटा विस्थापन क्या आता, हमेशा जीरो आता है। यहां आपका विस्थापन हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य। जहां से शुरू किया था यात्रा वापस वहीं आ गए, तो ऐसे केस में आपका जो विस्थापन है वो क्या आएगा, शून्य आएगा। कि दोनों स्थितियां वही हैं। अगर आप बात करेंगे विस्थापन की, देखो अगर अगर आप विस्थापन को इस तरीके से देखना चाहते हो, देखिए बेटा क्या आएगा, मैंने आपको करवाया है, सुनिए। ये मान लीजिए आपका निर्देश तंत्र है, x है, y है, z है। ये मान लीजिए आपकी क्या है, प्रारंभिक स्थिति है एक वस्तु की, ये आपकी वस्तु की एक अंतिम स्थिति है। तो इसका ये जो आएगा, इसका क्या आएगा, यहां से स्थिति सदिश आएगा, इसका नाम क्या है R1। यहां से ये आएगा इसका एक स्थिति सदिश, इसका नाम क्या है R2। तो ये हो गया इसका विस्थापन। तो अगर आप इस सदिश की बात करोगे जो क्या है प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जा रहा है, इस सदिश को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश बोलते हैं। तो अगर ये तुम्हारा क्या हो गया, विस्थापन सदिश। तो कैसे निकालते हो आप विस्थापन सदिश, ये अंतिम अवस्था, ये शुरुआती अवस्था, तो ये अंतिम अवस्था का क्या है, स्थिति सदिश। ये सॉरी शुरुआती अवस्था का क्या है, स्थिति सदिश। ये अंतिम अवस्था का क्या है बेटा, स्थिति सदिश। तो जब भी आपको विस्थापन क्या सदिश निकालना होगा एस, तो आप कैसे निकालेंगे, अंतिम अवस्था का स्थिति सदिश माइनस शुरुआती अवस्था का स्थिति सदिश, ऐसे तो निकालते हैं आप विस्थापन सदिश। यही तो है विस्थापन सदिश का क्या फार्मूला, सूत्र। तो यहां देखो ना आप, यहां पे आपकी जो
R2 है और जो आपका R1 है, जो आपका अंतिम स्थिति है और जो आपकी शुरुआती स्थिति है, वो दोनों ही एक हैं। एक है तो इनका जो डिफरेंस है, जो इनका अंतर है, वो सुनने ही तो आएगा यार। तो दूरी है ना, वो हमेशा धनात्मक ही मिलेगी, ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती, परंतु विस्थापन हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। एक बात और कीजिए आप, अगर एक बात आप बताएं मेरे को कि अगर एक ही यात्रा की बात कर रहा हूं मैं, किसी यात्रा के लिए दूरी बड़ी होगी या विस्थापन बड़ा होगा? परिमाण की बात कर रहा हूं। इसको तो आपने वैसे ही न्यूनतम दूरी बोला है। अब इसको, जिसको आपने न्यूनतम ही बोल दिया, तो वो तो छोटा ही रहेगा मेरे हिसाब से, बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जो दूरी है ना, वो या तो बड़ी होती है विस्थापन के परिमाण से, विस्थापन के परिमाण से। परिमाण क्यों लिखना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि ये ऋणात्मक भी तो हो सकता है, फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप हमेशा परिमाण लो, प्लस की वैल्यू लो बेटा आप। ये कब होगा? जब आपकी यात्रा जो है ना, वो सरल रेखीय यात्रा नहीं है, वक्रीय यात्रा है। जब आपका पथ कैसा है? वक्रीय पथ है। अब ये देखो जी, ये एक सरल रेखीय यात्रा नहीं है ना, तो अगर आप दूरी की बात करेंगे और ये विस्थापन की बात करेंगे तो दूरी ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, दूरी ज्यादा है, विस्थापन कम है। लेकिन ये दूरी जो होती है, ये बराबर भी हो जाती है विस्थापन के परिमाण के। कब? जब आपकी यात्रा क्या हो जाए? सरल रेखीय पथ हो जाए। सरल रेखीय पथ अगर हो जाए और उसकी दिशा भी एक जैसी ही रहो, मैं इधर गया फिर मुड़ के इधर आया, तब तो दूरी और विस्थापन बराबर नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल सरल रेखा में चल रहा हूं और एक ही दिशा में चल रहा हूं, तब दूरी और विस्थापन एक ही होंगे, क्योंकि जो आपका वास्तविक पथ है और जो आपका न्यूनतम पथ है, वो दोनों ही एक हो जाएंगे बेटा। तो उस समय में दूरी और विस्थापन कभी भी, किसी भी हाल में, विस्थापन का परिमाण दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है जी। एक दो बातें और कर लेते हैं जी, उसके बाद इस पे हम क्वेश्चंस लगाने की कड़ी में आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चंस की कड़ी में आ जाएंगे, सुनिए बेटा एक बार प्लीज देखिए। आइए एक दो बातें और करते हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। सुनना क्या है, बातें ये हैं बेटा कि जो आपके व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां, ऑटोमोबाइल, उनमें एक मीटर आता है ना सामने, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि यार ये कितना गाड़ी चल के आ चुकी है या अभी तक कितना चल चुकी है, उसको ओडोमीटर कहते हैं। अब आप एक काम करो, आपकी जो बाइक है उसको उठाओ और अपने घर की परिक्रमा करने लग जाओ। आप शाम तक घर की परिक्रमा करते रहो बेटा आप। तो शाम तक परिक्रमा करने के बाद आपने देखा कि यार आप गए तो कहीं नहीं, आपने जहां से शुरू किया वहीं आ गए आप। तो विस्थापन से पूछोगे भाई बताओ कितना, विस्थापन बोलेगा शून्य। लेकिन दूरी तो तय की है ना, आपका जो बाइक का ओडोमीटर है वो तो दिखाएगा ना कि आपकी बाइक चली है। तो ओडोमीटर जो होता है वो आपको दूरी देता है बेटा, विस्थापन नहीं देता है। छोटी सी बात है, फटाफट लिख लेंगे। क्या? ओडोमीटर जो होता है किसी भी वाहन में, जो ओडोमीटर होता है वो हमें बेटा क्या देता है? दूरी देता है। और अगर दूरी निकालनी है किसी यात्रा की ओडोमीटर से, तो उसकी अंतिम क्या थी? रीडिंग। और उसकी शुरुआती क्या थी? रीडिंग। तो अंतिम रीडिंग में से शुरुआती रीडिंग क्या कर दो बेटा आप? घटा दो, दूरी आ जाएगी जी, है ना? क्या? अंतिम रीडिंग क्या थी उसकी? माइनस शुरुआती रीडिंग। क्या होती है उसमें? नंबर जो आता है उसको रीडिंग बोलते हैं। अंतिम रीडिंग में से शुरुआती रीडिंग आप घटा दीजिए बेटा,
तो आप अपनी यात्रा की दूरी ऐसे निकाल सकते हो ओडोमेट्री से बेटा। उसके बाद दोनों की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, मात्रक की बात करूं, आइए गुरु जी, बस मान लीजिए 1 मिनट और चला, घर जाएंगे। हाँ, दोनों के एसआई मात्रक की बात करेंगे बेटा, तो मीटर में अपन लिखते हैं। दोनों के सीजीएस अगर मात्रक की अपन बात करेंगे बेटा, सेंटीमीटर में लिखते हैं। दोनों का अगर अपन क्या बात करेंगे बेटा, विमीय सूत्र की अगर अपन बात करते हैं, तो एम का कोई विमा नहीं होती है, एल की विमा 1 होती है बेटा, और टी की विमा क्या होती है, 0 होती है बेटा। ये इनकी विमाएं होगी, क्योंकि सिर्फ दूरी है ना, तो एम एम और जो टी है, समय है, इनकी कोई विमाएं नहीं होती है, एल की एक विमा होती है। ठीक है बेटा, ओके सर, ठीक है, यहाँ तक टिप टॉप है। और एक बात मैंने लिखवाया भी था बेटा आपसे, क्या स्थिति जो होती है निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है बेटा, कि उसके बिना तो आप स्थिति दर्शा ही नहीं पाओगे। पहले तो निर्देश तंत्र का निर्धारण करना पड़ता है। निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है बेटा स्थिति, निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, परंतु याद रखना विस्थापन और दूरी निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करती बेटा, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। अगर मैं 10 मीटर का विस्थापन मैंने क्या किया है, चला है, या 10 मीटर की दूरी मैंने चली है किसी यात्रा में, तो भैया आप किसी से भी पूछ लेना, सबके लिए मैं 10 मीटर ही चला हूं। आप किसी के भी सापेक्ष बात कर लेना, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष आप बात कर लेना, सबके लिए मेरा विस्थापन 10 मीटर ही रहेगा। हाँ, उन सभी के लिए जो मेरी स्थिति है वो अलग अलग हो सकती है बेटा, बट जो आपका विस्थापन का सदिश होता है वो होता है दो स्थितियों के बीच का अंतर, डिफरेंस। स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग किसके लिए बेटा, निर्देश तंत्रों के लिए, परंतु जो इनका अंतर है जिसको आप विस्थापन सदिश बोलते हैं वो सबके लिए सेम आएगा, वो निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करता। तो मैंने यही तो बात यहां पे बोली है कि स्थिति निर्देश तंत्र पे निर्भर कर सकती है बेटा, लेकिन विस्थापन और दूरी निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करती है। क्लियर है? तो ये हम दोनों एक साथ ही पढ़ते ताकि इनके, है ना, हम इन दोनों को तुलना कर पाए बेटा। बताइए मुझे, यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या बेटा आपको होनी नहीं चाहिए। बहुत ही स्ट्रेट एंड सीधी भाषा में आपको ये चीजें बताई गई है, कोई समस्या मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। बाकी आप बता दीजिए जी, कोई समस्या है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं जी। तो ये आपको दूरी और विस्थापन के बारे में जानना था बेटा, ठीक है। अब है ना, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेवल धीरे धीरे उठाते हुए लेके चलेंगे बेटा, है ना, लेवल बिल्कुल धीरे धीरे उठाते हुए लेके चलेंगे। आप साथ बने रहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? आइए, किस पे करेंगे? दूरी और विस्थापन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, कर ले? जी सर कर लो, तैयार हैं हम तो। तैयार है भाई सेना? तैयार है तो आइए बेटा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1। एक पथ मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके पास एक पथ है बेटा, एक अर्धवृत्ताकार पथ है। क्या है? एक अर्धवृत्ताकार पथ है ये आपके पास, अर्ध
वृत्ताकार पथ जिसमें एक वस्तु क्या कर रही है, यात्रा कर रही है ए से बी तक। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे बेटा और उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां पे आपको लगे हाँ सर लेवल टच हुआ है, हाँ सर उस स्तर तक हम गए हैं। ये इसका वास्तविक पथ है बेटा, वृत्ताकार है तो आप ऐसा कह लीजिए। ये इसका क्या है, सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है आर, केंद्र बिंदु ओ है, त्रिज्या आर है। दोनों आपको मुझे बताने हैं, क्या क्या बताने हैं, आपको मुझे दूरी भी बतानी है और आपको मुझे विस्थापन भी बताना है। दोनों आपको मुझे बताने हैं, दूरी और विस्थापन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है ना, आपने बता रखा है ना सर ऑलरेडी कि वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक न्यूनतम दूरी को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं सर, आइए निकाल देंगे। वास्तविक पथ आपका ये है, तो एक अर्धवृत्ताकार पथ है, तो अगर उसकी लंबाई की बात करोगे तो सूत्र आपके पास होता है मैथमेटिक्स में। अगर ये वृत्ताकार होता तो 2πr आती उसकी लंबाई, परिधि, लेकिन ये अर्धवृत्ताकार है तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी सर, πr आ जाएगी सर। कोई समस्या नहीं, यही मेरी दूरी होगी क्योंकि वास्तविक पथ ही मेरा अर्धवृत्ताकार पथ है। विस्थापन की बात करें सर तो ये शुरुआती बिंदु, ये अंतिम बिंदु। आओ सर इसको एक सरल रेखा से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। लो सर आपने कहा तो अभी मिला देते हैं, सरल रेखा से इसको मिला देते हैं। वैसे ये एरो लगाएंगे, तीर लगाएंगे तो ये सदिश बन जाएगा, लेकिन सदिश पूछा नहीं है मुझसे, विस्थापन का परिमाण पूछा है। तो विस्थापन के परिमाण की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपने खींचा है ना, ये ग्रीन लाइन जो हरी रेखा खींची है, इसकी लंबाई विस्थापन का परिमाण आएगी। तो ये आर है और ये आर है, तो ये बेटा क्या हो जाएगी आपके पास ये हो जाएगा 2r, सिंपल। अब आग तो वो कैसे भी आपको दे सकता है यार, ये एक वृत्ताकार आपको क्या दे दिया, पद दे दिया। ये एक वृत्ताकार पथ आपको दे दिया, ये एक वृत्ताकार पथ आपको दे दिया। एक वस्तु यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत करती है और यहां अपनी यात्रा को खत्म करती है। वृत्ताकार है बेटा, वृत्ताकार है तो ये इसकी मैंने आपको त्रिज्या दे दी, ये मैंने इसको दे दिया आपको केंद्र बिंदु O। यही काम डिट्टो फोटोकॉपी कर दीजिए यहां पे। दोनों काम करने हैं, क्या क्या करना है बेटा, दूरी अपन को बतानी है बेटा और विस्थापन अपन को बताना है बेटा। अब दूरी की बात करेंगे सर तो वास्तविक पथ आपका ये है, ओके सर कोई समस्या नहीं। तो ये क्या है, एक वृत्त का 1/4 हिस्सा है। तो वृत्त की लंबाई अगर परिधि की बात करें 2πr होती है, उसका 1/4 हिस्सा है। ये तो क्या हो जाएगा आपका यहां से πr/2 हो जाएगा, डन। तो ये है आपकी दूरी। अब बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन छोटी सी बात, सिंपल सी बात ये कहता है कि ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है यात्रा का, इसको आप एक सरल रेखा से मिला दीजिए, ये तो आ जाएगा विस्थापन सदिश। पर सदिश की बात तो करनी नहीं मेरे को तो इसका परिमाण चाहिए, मेरे को तो ये जो आपने सरल रेखा खींची है हरे कलर में, इसकी लंबाई चाहिए, वही विस्थापन का परिमाण होगा। ठीक है सर, कैसे करें, देखिए ये एक बन गई ट्रायंगल, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन गई क्या, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन गई क्या, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए ना, ये निकालना है, ये है आधार, लंब, कर्ण निकालना है। कर्ण बोलो क्या आएगा, √r² प्लस r², √2r², r आ जाएगा भार और अंदर बच जाएगा √2, ये आ जाएगा आपका विस्थापन यार। क्योंकि हमें तो ये 2 लाइन पता होनी चाहिए भैया कि दूरी है वास्तविक पथ की लंबाई और विस्थापन है
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का न्यूनतम दूरी या सरल रेखीय दिशावत दूरी। इन्हीं 2 लाइन से सवाल होंगे। ओके है क्या? मैं एक फॉर्मूला, एक सूत्र करवा दूंगा जिसमें कैसे भी आर्क हो, है ना, वृत्ताकार पथ का कोई सा भी हिस्सा हो, उसके लिए आप कर पाओगे। है कि नहीं? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, और इसमें तो आप मेरे हिसाब से मेरे को आप आंख बंद करके जवाब देंगे, मुझे पता है कि अगर ये एक पथ है आपका, ये भी क्या है, वृत्ताकार पथ ही है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ए से चला है, और इसका एक राउंड, एक चक्कर पूरा करके ए पे ही आ गया है। करेक्ट। इसका निकाल दो फटाफट से, क्या निकाल दो, दूरी निकाल दो, विस्थापन निकाल दो। भैया आंख बंद करके बता दोगे तो आप दूरी, एक चक्कर हुआ है वृत्ताकार पथ का, दूरी सर कोई बात नहीं, 2πr होती है, परिधि का सूत्र हमें आता है, इतना तो गणित आता है हमें सर, इतना भी कमजोर मत समझो। नीट के विद्यार्थी है तो सर बिल्कुल भी गणित नहीं आएगा, ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। विस्थापन की जहां तक बात है, दोनों ही बिंदु एक हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों ही एक जगह पे हैं, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन बढ़ाइए, मान लीजिए ये आपका पथ है, कैसा पथ है, ये आपका पथ है, त्रिज्या r है, केंद्र बिंदु O है, और ये आपका क्या है बेटा, पथ है। अगेन है तो वृत्ताकार ही, प्रवृत्ति तो वृत्ताकार ही है बेटा, और संपूर्ण वृत्त नहीं है। यहां से एक वस्तु ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और यहाँ पे अपनी यात्रा को खत्म किया है, और ऐसे वो वस्तु आपकी चलती जा रही है। तो बताइएगा बेटा, वही 2 सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। वही 2 प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ कि दूरी क्या होने वाला है और विस्थापन क्या होने वाला है, उसकी आप बात करिए। सर अब आपने हमें एक तरीका सिखा दिया तो उससे अपन काम कर लेंगे सर। ये इसका वास्तविक पथ है, शायद ये जो आपका एक संपूर्ण वृत्ताकार पथ है उसका 3/4 हिस्सा है मेरे हिसाब से, 3/4 पार्ट है क्या, 3/4 हिस्सा है क्या, है सर। तो दूरी क्या आ जाएगी, 3/4 हिस्सा, और पूरा कितना होता है, 2πr, संपूर्ण वृत्त की यही तो होती है परिधि। तो काट दीजिए, यहां से कितना आ जाएगा, 3/2, और क्या हो जाएगा, πr। विस्थापन की बात करनी है सर, तो क्यों डर रहे हो बेटा, वही तो प्रोसेस हम करते आ रहे हैं। बोलो क्या है विस्थापन के लिए, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु बेटा, तो ये जो है ना, इन प्रारंभिक बिंदु को आपने अंतिम बिंदु से एक सरल रेखा से मिला दिया सर, इसकी लंबाई निकाल दो, वही विस्थापन आएगा। सर फिर से एक समकोण त्रिभुज बन रही है, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया जाए, बिल्कुल लगा दिया जाए बेटा। आइए ध्यान से देखिए, आर ही तो है सर, तो r² + r², अगेन बेटा क्या आएगा, 2r², अगेन बेटा क्या आएगा, r√2 हो जाएगा आपका। कोई समस्या बिल्कुल नहीं सर। तो इसके लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे देता हूं, है ना, एक सूत्र जिसमें आप ये थीटा जो है, ये जो आपकी वृत्ताकार है ना, जो हिस्सा है वृत्ताकार पथ का, वो केंद्र बिंदु पे कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, वो आपको पता हो तो आप वो डायरेक्ट उसके अंदर डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जनरल फॉर्मूला करेंगे और आज क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे, फिर बेटा देखना। मान लीजिए आपके पास ये वृत्ताकार पथ है, मुझे नहीं पता सर ये 1/4 है, 3/4 है, आधा है, संपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ये एक वृत्ताकार पथ है ना, एक संपूर्ण वृत्त का एक हिस्सा है, और ये जो है ये केंद्र के ऊपर जो कोण बना रहा है वो बना रहा है थीटा। कितना बना रहा है, थीटा। तो ये पथ है आपका। तो कहां से कहां चली गई है वस्तु, आपकी ए से बी चली गई है। ओके, यस सर। त्रिज्या है इस पथ की r, तो दोनों काम कर देने हैं जी,
दूरी और विस्थापन बताने हैं तो ये एक फॉर्मूला सबके लिए काम कर जाएगा। आप जो आपका वृत्ताकार पथ है वो कितना केंद्र पे एंगल बनाता है वो डालना, आंसर आ जाएगा बेटा, देखना। तो निकालने दोनों ही हैं। पहले निकालते हैं दूरी। तो दूरी की जहां तक बात है, क्लास 10 गणित का एक सूत्र, बड़ा फेमस सूत्र जो आप पढ़ के आए हो बेटा, पूरी दूरी कितनी होती है 2πr, लेकिन ये उसका कुछ हिस्सा है, तो मतलब ये 2πr का कुछ पार्ट है। पार्ट कितना है, अगर पूरे वृत्त की बात करूं तो वो कितना कोण बनाता है केंद्र पे, 360 डिग्री का, और ये कितना बना रहा है थीटा, तो पूरे का कितना हिस्सा है ये 360 पूरा कोण है, उसका थीटा ये हिस्सा है। तो ये आपका इस आर्क की लंबाई आ जाएगी, या इस वृत्ताकार पथ की लंबाई जो वास्तविक पथ है उसकी लंबाई आ जाएगी इस फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे थीटा इन किस में होना चाहिए, डिग्री। ये कोण आपका डिग्री में होना चाहिए, और कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा बेटा। ये जो 2π रेडियन होता है, एंगल को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो डिग्री में लिखते हैं और एक रेडियन में लिखते हैं। जब हम यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे, मानक और विमाई पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको ये कोण के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि 2π रेडियन का कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे आप इनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो दूरी का ये सूत्र मिल गया, ये थीटा डालिए आंसर मिल जाएगा आपको, थीटा डालिए आंसर मिल जाएगा आपको। बात रही विस्थापन की, तो गौर करना, ये शुरुआती बिंदु, ये अंतिम बिंदु, ये मेरा हो जाएगा विस्थापन सर, मान गए सर। अब इसकी लंबाई निकाल दो, विस्थापन आ जाएगा। सर ये लंबाई कैसे निकालें, थोड़ी त्रिकोणमिति इसमें लगेगी, देखना बेटा क्या लगेगी। इसको अपन ठीक कर लें, करो, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। याद तो रखना ये थीटा ही है बेटा, थीटा ही है ये। लेकिन मैं इस एंगल को बाइसेक कर लेता हूं, दो बराबर के हिस्सों में इसको मैं क्या कर लेता हूं, काट लेता हूं इस एंगल को। इस लाइन के जरिए इस एंगल को मैंने दो बराबर के हिस्सों में काट लिया। तो थीटा का आधा है थीटा बाई 2, थीटा का आधा है थीटा बाई 2, हो गया आधा आधा एंगल। तो ये पार्ट भी क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, मतलब दोनों बराबर, ये पूरा पार्ट आधा आधा हो जाएगा। तो अगर ये लंबाई x है तो ये भी क्या हो जाएगी x, क्योंकि एंगल बाइसेक किया है, एंगल को आपने आधे आधे हिस्सों में काटा है, तो ये भी आधे आधे तो हो जाएंगे बेटा। ओके, अब ये एक समकोण त्रिभुज को पकड़ लो आप, जिसको पकड़ना है आपको, ए बी, इस पॉइंट को आप सी बोल लीजिए, इस पॉइंट को आप डी बोल लीजिए। तो आप एक समकोण त्रिभुज पकड़ लीजिए, कौन सा, एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा है, ये है आपका सी डी बी। सी डी बी में ये कोण है, तो सामने हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। भाई एक तरफ तो एंगल थीटा बाई 2 है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा बाई 2। लेकिन हमारा जो विस्थापन है वो सिर्फ x थोड़ी है, वो तो हमारा x और x दोनों 2x हैं। तो यहाँ से जब आप विस्थापन का एक सूत्र निकालेंगे जो काम आएगा आपके, वो डबल कर दो, इसका 2x है, तो हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये सूत्र लगा के आप विस्थापन निकाल सकते हैं, और ये वाला सूत्र लगा के आप, ये वाला जो सूत्र है ये लगा के आप क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। अगर आपका जो वृत्ताकार पथ है वो केंद्र पे कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, वो पता हो तो आप दोनों में डालिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये वाला, ये वाला, या फिर ये वाला, यह वाला, ये क्वेश्चन डायरेक्ट अब इससे भी हो सकते हैं, इनसे भी हम प्रश्नों को कर सकते हैं। डायरेक्ट थीटा डालो और आंसर निकल आएगा आपको। जैसे एक 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 इसी की एप्लीकेशन में करवा देता हूँ, फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे बेटा, ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे चीज़ें देखेंगे। हेलो, हाँ बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं और एंड करते हैं, देखना बेटा।
इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन इससे कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं, देखना। जैसे मान लो आपको यही दे दे यार, ये एक वर्ताकार पथ है, जो ऑब्वियस सी बात है ये केंद्र है, तो इस केंद्र पे क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा। वो मैंने आपको 120 दे दिया, तो मैंने आपसे यही पूछ लिया, बताओ दूरी और विस्थापन क्या आएगा। तो अब आपको फॉर्मूले मैंने दे दिए, सूत्र मैंने दे दिए हैं। दूरी आएगी थीटा बटे 360 2 पाई आर, अगर त्रिज्या आर है तो थीटा 120 बटे 360 2 पाई आर, 3 हो जाएगा 2/3 पाई आर। अगर विस्थापन की अपन बात करें तो इसका भी अब मैंने आपको सीधा सूत्र दे रखा है, क्या है बेटा, 2r साइन थीटा बाई 2। 120 डिग्री का एंगल दे तो दिया, कौन यार, डाल दो ना इसके अंदर बेटा, 2r साइन 120 का आधा 60, 2r साइन 60 √3/2, काट दो बेटा, आंसर क्या आएगा, √3r। तो इतना करने की नीड ही नहीं है बेटा। अगर ये दो सूत्र आपके दिमाग में रहते हैं तो फिर इतना करने की नीड नहीं है, थीटा पता करो और आप आंसर निकाल दो, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना रखेंगे बेटा, तो ये इसको नेक्स्ट पार्ट में आगे हम खींचेंगे बेटा। तो अब क्या पढ़ लिया अपन ने दूरी और विस्थापन पढ़ लिया है, अपन ने गति की बेसिक बातें पढ़ ली हैं। तो अगली क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन इसके लगाएंगे और साथ साथ पढ़ेंगे फिर आगे जाके चाल, और क्या पढ़ेंगे बेटा, आपका वेग, और पढ़ेंगे त्वरण, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आई होप आप सब बढ़िया हैं और ये पढ़ के आना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू बेटा। ठीक है, चले पहुंचेंगे।